हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी सेम क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज करने वाले हैं। 4.1 Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. तो इससे प्रीवियस जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने क्या देखा कि जो हमारा फूड है और जो हमारे क्लोथ्स हैं इनमें बहुत सारी वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। क्लोथ्स या तो नेचुरल होते हैं, नेचुरल फाइबर से बने होते हैं या सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स या तो खाना हमें प्लांट से मिल जाता है या फिर एनिमल से मिल जाता है। लेकिन खाने और क्लोथ्स के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द, जैसे आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। ये वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और सारे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे सिमिलरली यहाँ जो लिखा है उसको छोड़िए, आप अपने जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो अपने घर में इर्द गिर्द देखो आपके क्या क्या है। टीवी रखा है, कहीं फ्रिज रखा होगा, आप लैपटॉप से पढ़ रहे होगे, कोई फ़ोन से पढ़ रहा है, आपके पास बुक होगी, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी में लिख रहे होगे, आप रफ नोट्स बना रहे होगे, कोई टेबल पे रख के पढ़ रहा होगा, कोई बेड पे बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई चेयर पे बैठा होगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या हो सकती हैं अलग चीज़ें। जैसे चेयर है, बैलगाड़ी होता है, साइकिल है, या फिर वो बर्तन जिनमें हम खाना बनाते हैं, किताब हैं, कपड़े हैं, खिलौने हैं, पानी है, पत्थर है। इस प्रकार के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सब ऑब्जेक्ट्स का शेप भी अलग है। कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कलर्स अलग हैं, कोई येलो है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई ब्लैक है, और यूजेस भी अलग है ना। जैसे चेयर का यूज आता है बैठने के लिए, बेड का यूज आता है सोने के लिए, तो सबके यूजेस अलग हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। चलो अब हमें क्या करना है कि हमें अपने आसपास में देखना है उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि राउंड है। राउंड कैसा होता है? गोल गोल। तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स बस देखने हैं जो कि इस प्रकार से राउंड हों। तो जो भी बॉल्स होंगी वो सारी राउंड होंगी, चाहे रबर बॉल लो या फुटबॉल लो या फिर ग्लास मार्बल ले लो। ग्लास मार्बल आप समझे क्या होता है? हमारे यहाँ तो उसे हिंदी में कंचे कहा जाता है, जिससे बच्चे खेलते हैं मिट्टी में। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट could also include objects like apple, oranges and earthen pitcher. अगर हम ये तो देखो राउंड का मतलब एकदम राउंड हो गया, कोई चीज एकदम सर्कल है। वो बात अलग है कि एकदम राउंड में बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन सपोज करिए ये एकदम राउंड है, ये चीज है ना, जैसे ये चीज एकदम राउंड है। अब लगभग सर्कल जैसा ये शेप इसका आ गया है। और कोई चीज जैसे एप्पल है, वो कुछ ऐसा होता है, पूरा राउंड तो नहीं होता, कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन हम इसको भी अगर राउंड की कैटेगरी में ले आए, जो चीजें हल्की फुल्की राउंड है उनको भी ले आए, तो जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, अर्थन पिक्चर हो गया, ये सारी चीजें भी हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं जो चीजें राउंड है। अब इस फिगर में देखो कितनी अलग अलग चीजें रखी हुई है। पेंसिल बॉक्स रखा हुआ है, टॉयज रखे हुए हैं, ये सीडी है, ये मोबाइल फोन है, स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, और ये ग्लव्स रखे हुए हैं, ठीक है, प्लायर रखा हुआ है, ग्लास है, लॉक है, और ये पेपर वेट है। बहुत डिफरेंट चीजें रखी हुई हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. अगर हम देखो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए देखें जो एडिबल हो, एडिबल का मतलब मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है, जो खाने योग्य हो, तो हम उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं जो चैप्टर 1 में हमने टेबल 1.1 में, 1.2 और 1.3 में देखे थे। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. और जो खाने की चीज़ें थी ना, उनमें भी तो कुछ चीज़ें राउंड थी, जैसे चपाती राउंड होती है, इडली भी राउंड ही होती है एक तरह से, तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic.
अब पहला ग्रुप हमने बनाया था जो ऑब्जेक्ट्स राउंड थे, ठीक है, कैसे थे, राउंड थे। अब हम जो दूसरा बनाएंगे उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे जो प्लास्टिक से बने हैं, जैसे कि बाल्टी हमारी, बकेट, लंच बॉक्सेस जिसमें आप खाना लेके जाते हो स्कूल में, खिलौने भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो कार्स वगैरह होती है बच्चों की खेलने वाली, छोटे छोटे बच्चों की, वो प्लास्टिक की बनी होती है। वाटर कंटेनर्स जिसमें पानी भर के रखते हैं, या पाइप्स, ये सब किसकी है, प्लास्टिक की बनी हुई है। ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, ये सारे ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के हैं, तो हम प्लास्टिक वाले ग्रुप में इन ऑब्जेक्ट्स को डाल सकते हैं। There are so many ways to group objects. In above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are formed of. देखो, जो हमारे इर्द गिर्द इतने अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम उनको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि उनका शेप गोल है, मतलब शेप के आधार पे, या वो ट्रायंगल शेप के हैं, या फिर वो लंबे लंबे हैं, है ना, या चौड़े हैं, मतलब शेप के आधार पे कैटेगराइज कर सकते हैं। या फिर वो किस चीज के बने हैं, जैसे प्लास्टिक के बने हैं, या वुड के बने, लकड़ी के बने हैं, या कांच के बने हैं, ग्लास के, इस तरीके से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या तो वो किसी एक चीज से बने होंगे या फिर एक से ज्यादा चीज से भी बने हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बेड पे बैठे हैं, बेड का जो पूरा बॉडी है, जो मेन पार्ट है, जैसे जो चार उसके पैर होते हैं बेड के, वो पूरे बने हुए लोहे के, लेकिन जहां पर आपको गद्दा डाला जाता है, जहां पर आपको मैट्रेस डाला जाता है, वहां पर एक पिलाई लगी हुई है, एंड दैट इज ऑफ वुड। तो हम कह सकते हैं वुड का भी बना हुआ है और लोहे का भी बना हुआ है, तो दोनों चीजों का बना हुआ है। लेकिन मेरे घर में एक चेयर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की बनी हुई है, तो प्लास्टिक की बनी हुई चेयर है तो उसमें सिर्फ एक ही मटेरियल यूज हुआ, प्लास्टिक। लेकिन जो मेरे घर में बेड है उसमें दो मटेरियल यूज हुए हैं, उसमें लोहा भी है और प्लास्टिक भी है। सिमिलरली मेरे घर में एक अलमारी है, अलमारी में क्या है, अलमारी किस चीज की बनी हुई है, वो वुड की, लकड़ी की अलमारी है, लेकिन अंदर से वो सीमेंटेड हो रखी है, और अलमारी के ऊपर जो अलमारी को खोलने के लिए हैंडल वगैरह लगे रहते हैं ना, बंद करने के लिए जो भी होता है पकड़ने के लिए, वो सब स्टील का बना हुआ है। तो हर चीज अलग अलग बनी हुई है। यहाँ पर तो तीन तरह के मटेरियल हो गए, सीमेंट भी इंक्लूड हो रहा है और वुड भी हो रहा है और स्टील भी हो रहा है, ठीक है, तो अलग अलग चीज हो गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं या तो एक मटेरियल यूज होगा या एक से ज्यादा हो सकता है, 2, 3, 4 किसी भी ऑब्जेक्ट में। दीज मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, मतलब किसी भी चीज की बनी हो सकती है ना, कॉपर की, लोहे की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, रुई से बना हो सकता है, कुछ पेपर का बना हो सकता है, मिट्टी का बना हो सकता है। अब इसमें ये बोल रहा है कि आप ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो, तो मैंने एग्जाम्पल तो आपको ऑलरेडी दे दिए कि अलमारी वगैरह, इन सब के एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। अब एक्टिविटी 1 आती है हमारी, इसके अंदर बताया जा रहा है लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। अब हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, और वो ऑब्जेक्ट्स अपने घर से कलेक्ट करो, अपने स्कूल से कर लो, या स्कूल के बाहर से कर लो, कहीं से भी कर लो। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, अब हमारे कलेक्शन में क्या क्या होगा, देखो चौक, आप सबने चौक देखी है, पेंसिल होगी, नोटबुक होगी, रबर, डस्टर, हथौड़ा भी हो सकता है, ठीक है, हैमर, और क्या हो सकता है, कील जो होती है, सोप हो सकता है, स्पोक ऑफ व्हील, स्पोक ऑफ व्हील समझ रहे हो, जैसे आपका जो व्हील होता है, जैसे आपकी ये साइकिल है, साइकिल का ये पहिया है, तो इसमें ऐसे ये लाइंस लगी रहती है ना, ऐसे डंडियां, ये जो डंडियां लगी होती हैं आपके साइकिल के पहिए में, तो इस एक डंडी को हम स्पोक कहते हैं, ठीक है। बैट ले लो और माचिस ले लो, नमक, आलू, देखो कितनी अलग अलग चीजें ले रखी हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड। इससे पहले जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े वो सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे यहाँ वाले, जो हम अपने हाथ में उठा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, जैसे दीवार, पेड़,
है ना, ट्रैक्टर, सड़क, दरवाजा, इनको तुम उखाड़ के तो लेके नहीं जाओगे किसी को भी, तो ये सारी चीजें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट इन्हें लेके नहीं जा सकते, वो अलग बात है। बट है तो ये भी एक ऑब्जेक्ट्स जो हमारे इर्द गिर्द हमें देखने को मिल रहे हैं। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood। अब हमें सेपरेट करना है इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, एक जगह वो ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं जो पेपर के बने हैं और दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट्स जो लकड़ी के बने हैं। This way we have divided all objects into two group। अब इस तरीके से जब हम करेंगे तो सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम दो प्रकार से डिवाइड कर देंगे। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of this material। ठीक है, आपको एक ग्रुप में क्या करना है, वो मटेरियल लिखने हैं जो या तो पेपर के बने हो या वुड के, और एक में आपको ऐसा चीज लिखनी है जो इन दोनों में से किसी से भी ना बनी हो। इस तरीके से हम इन सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा करना देखते हैं। चौक पेपर से भी नहीं बनी, चौक वुड से भी नहीं बनी, तो चौक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद पेंसिल वुड से बनी है तो पेंसिल का पी यहाँ लिख दिया हमने। देन नोटबुक में पेपर है तो नोटबुक इधर आ गई। इस तरीके से आप इसे कर लोगे। जिन चीज़ों के अंदर पेपर और वुड आ रहा है उनको यहाँ लिखना है, और जिन चीज़ों में पेपर और वुड नहीं आ रहा उनको यहाँ लिखना है। ठीक है, इस तरफ। Let us be a little more systematic। अभी तो हमने नॉर्मली देखा था कुछ चीज़ों को, अब हम थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में देखेंगे। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। अब हमें क्या करना है, ये जो टेबल नीचे लिखी हुई है, दी गई है आपको टेबल 4.1, इसमें पहले तो हमें मटेरियल लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर ये लिखना है कि वो किस किस मटेरियल से बनी हुई है। Try to identify the material that each one is made of। It would be fun to make this large table, collecting information about as many objects as possible। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made। In such cases, discuss with your friends, teacher, parents to identify the material। Okay, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट इन्हें लिख के दिए, प्लेट और पेन, वैसे आप और भी ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, और फिर वो ये ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के बने हुए हैं, जिस मटेरियल के, वो आपको यहाँ लिखना है। अगर आपको नहीं बने तो आप अपने टीचर या फ्रेंड्स, जिसके भी आप डिस्कस करना चाहते हो, पेरेंट्स, उनसे पूछ सकते हो। तो हम समझ लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट इन्होंने लिया प्लेट, थाली, जिसमें हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं प्लेट या थाली में। तो ये जो प्लेट और थाली है ये किसकी बनी हो सकती है, स्टील की भी होती है, कांच की भी होती है, एंड प्लास्टिक की भी होती है, और भी एनी अदर हो सकता है। पत्तों की भी बनी होती है ना थालियाँ, और थर्माकोल्स की भी तो आती हैं डिस्पोजल थालियाँ, तो थाली ऐसा भी बना हो सकता है। अब पेन है, पेन किस किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का होता है, मेटल का होता है, और मैंने वुडन पेन भी देखे हैं। ठीक है, हाँ, बात अलग है कि वुडन पेन कम चलते हैं, लेकिन वुडन पेन भी देखे, तो आप यहाँ पर वुडन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर बताओ क्या इंक्लूड करें हम, बैट कर लो। ये जो बच्चे आप खेलते हो ना क्रिकेट, बैट लिख देते हैं, तो बैट किसका बना होता है, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं हम, मैच बॉक्स लोगे तो भी वुड आ जाएगा। अलग अलग चीज़ें लेंगे हम। स्टोन्स से क्या बनता होगा, जैसे मान लो आप यहाँ पर लिख लो सीनरी, कोई सी सीनरी, आपकी जो सीनरी आपके घर में, वो उसमें ग्लास लगा होगा, वुड लगा होगा, ऐसे अलग अलग चीज़ें लगी हैं। बेड लिख लो, बेड का एग्जांपल दिया था मैंने, अलमीरा का दिया था, इन चीज़ों को लिख दो। ठीक है, चलो अब एक्टिविटी 2 देखो। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन। है ना, हमने जो अभी किया, हमने उसमें और ज़्यादा मटेरियल डाल सकते हैं। Bujo wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object। तो बूजो क्या जानना चाहता है कि whether we found some material that were used for making more than one type of object, मतलब हमें ऐसा मटेरियल के बारे में वो पता लगाना चाहता है जिससे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनते हों। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हम पढ़ेंगे, लेकिन आप भी जानते हो
जैसे एक मटेरियल हो गया प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक से बकेट्स बनती हैं, मग्स बनते हैं और टिफिन बॉक्स बनते हैं, है ना, लंच बॉक्सेस। और क्या बनता है, पेंसिल बॉक्स बनते हैं, कितनी सारी चीजें बनती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, खिलौने वगैरह भी बनते हैं। चलिए, could column 1 that are known to you, now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these material and list them in column 2। अब हम दूसरी जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके बारे में देखेंगे आगे क्या है। यहाँ पर दिया है टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। जैसे कि वुड, लकड़ी से क्या बनता है, चेयर, टेबल। प्लॉव क्या होता है, हल। अब तो कोई इसका यूज नहीं करता, पहले के टाइम पे हल का यूज होता था, अब ट्रैक्टर से ही खेतों में काम होता है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भी तो पीछे जो बना हुआ होता है बैठने का वो लकड़ी का होता है, और बैलगाड़ी के व्हील्स भी लकड़ी के होते हैं। पेपर से क्या क्या बना होता है, बुक्स बनी होती हैं, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज भी बने होते हैं, एंड कैलेंडर। ये सारी चीजें पेपर से बनी होती हैं। अब आपसे कोई लेदर की चीज पूछे तो लेदर से बेल्ट बनते हैं, पर्सेस बनते हैं, ठीक है, लेदर से ये चीजें बनती हैं। प्लास्टिक से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही थे। कॉटन से क्या बन सकता है, कॉटन से कपड़े बनते हैं, ठीक है, और कॉटन से विक भी बनती है, WIC के विक, जिसके बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, फाइबर टू फैब्रिक में। विक क्या होती है, जो दिए के अंदर आप बत्ती लगाते हो ना पूजा करने के लिए, तो उसको हम, इस बत्ती को हम विक कहते हैं। What do we find from these tables? इस टेबल से हमें क्या पता पड़ा, फर्स्ट we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. And then again one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. अब ये जो इतना पूरा लेक्चर सा लिखा था मैं इसको समझाती हूँ। इस पूरे में जो लिखा हुआ है उसको सुनो ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पहले हमने ये देखा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल्स के बने हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा मटेरियल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारा बेड है उसमें वुड भी मिली हुई है और लोहा भी मिला हुआ है, दो अलग अलग मटेरियल हो गए, चीज़ एक ही है हमारा बेड। फिर इसके बाद हमने अब यहाँ देखा कि मटेरियल एक हो लेकिन हम उससे बहुत तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक से हमारी बाल्टी, मग और खिलौने, टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। तो कुछ ऐसा भी तो चीज़ होती होगी ना जिससे डिसाइड किया जाता होगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ये मटेरियल यूज़ होता है। जैसे बकेट्स हैं, बकेट बनाने के लिए लकड़ी यूज़ क्यों नहीं होती, बकेट बनाने के लिए स्टील और प्लास्टिक ही क्यों यूज़ होता है, ऐसी कुछ चीज़ तो होगी। तो हमें आगे और पढ़ना होगा ये समझने के लिए कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल का ही यूज़ क्यों किया जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल समझनी पड़ेगी, मतलब मटेरियल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल्स की क्या क्वालिटीज हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये हमें पढ़नी पड़ेगी। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा है जो ग्लास होता है, ग्लास किस किसका होता है, कांच का होता है ना, प्लास्टिक का होता है, चीनी मिट्टी वाले होते हैं, लेकिन कपड़े का ग्लास क्यों नहीं होता? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको ध्यान करो। नहीं पढ़ा है चैप्टर 3 तो मेरी जो प्ले लिस्ट है उसे चेक करो, उस पर मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। हमने ये जाना कि हम कपड़े के अंदर पानी को तो नहीं रख सकते हैं और टम्बलर ग्लास में हम पानी यानी लिक्विड चीज़ें पीते हैं और क्लोथ लिक्विड चीज़ों को तो रख नहीं पाएगा। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, तो अगर हम ऐसा करते हैं, मान लो कपड़े का ग्लास बनाते हैं तो ये तो पागलपना हो गया ना।
पूरा आपका सिकुड़ जाएगा वो कपड़ा, वो ग्लास जो भी आपने बनाया है। पहली बार तो बन ही नहीं पाएगा, बन गया पूरा सिकुड़ जाएगा, गीला हो जाएगा, आप भी गीले हो जाओगे। इफ वी वर टू मेक अ tumbler out of cloth, what we need for a tumbler is glass, plastic, matter or other such materials that will hold water. So इसलिए हम ना क्लोथ का तो टम्बलर बना नहीं सकते, हमें कुछ इस प्रकार के मटेरियल का ग्लास बनाना पड़ेगा जो पानी को बहने से रोके और पानी को समेट के रख सके उसके अंदर। तो इसलिए हम प्लास्टिक, मेटल या कुछ इस प्रकार की मेटल का बनाते हैं जो पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। अब जैसे हम खाना बनाते हैं तो जो हमारे बर्तन होते हैं वो स्टील के, लोहे के या एल्यूमिनियम के होते हैं, तो हम खाना बनाने वाले बर्तनों को पेपर का क्यों नहीं बनाते? आपको अभी तो पता है कि अभी आप जानते हो, क्या बोलोगे आप? अरे पेपर का बनाएंगे तो जल नहीं जाएंगे, पेपर के में कैसे रखेंगे खाना और ये सब। हाँ सही बात है, इसीलिए तो हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी मटेरियल की, जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि पर्टिकुलर जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उसे बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा। क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात थी कि पेपर का अगर हमने बर्तन बना लिए तो उसमें तो आग लग जाएगी, ना खाना रख पाएंगे, क्योंकि पेपर भी पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, गल जाएगा। तो ये इजी चीज थी इसलिए आप बता पाए, लेकिन जब थोड़ी चीजें कठिन हो जाती हैं तो वहां दिक्कत आती है। इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मटेरियल की। अब देखो, इसने बनाया तो ग्लास, लेकिन क्या हो गया? पानी तो नहीं टिकेगा ना, कपड़े में से बह के निकल जाएगा। We see then that we choose a material to make an object depending on its property and purpose for which the object is to be used. इसलिए हम कौन सा मटेरियल चुनेंगे जिसकी प्रॉपर्टी सही हो और जिस काम के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उस लायक वो मटेरियल होना चाहिए। So what all the properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा एक नज़र उन पे भी मार लो, क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टीज पता होगी तभी तो आप जान पाओगे ना कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से मटेरियल चुनूं अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ बताने वाली है अपीयरेंस के बारे में। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल्स होते हैं जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, है ना, स्टील मान लो, ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लकड़ी और लोहा बिल्कुल अलग दिखते हैं। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और आपने अपने घर में एल्यूमिनियम तो देखा ही होगा, स्टील से अलग दिखता है। कुकर होता है ज़्यादातर घरों में सबके एल्यूमिनियम का, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। देखो, लकड़ी, आयरन और एल्यूमिनियम को अगर कंपेयर करो, तीनों दिखने में अलग अलग लगते हैं। मैं किन किन की बात कर रही हूँ? लकड़ी यानी वुड की, आयरन यानी लोहा और एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ मैं। तीनों दिखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर बात की जाए थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज की, तो एक बार को आयरन और एल्यूमिनियम को हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं और वुड अलग हो जाएगा, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम दोनों क्या है? मेटल है, लेकिन लकड़ी कोई मेटल नहीं है। आयरन और एल्यूमिनियम में हम खाना बना लेते हैं, है ना, लेकिन आयरन पे तो नहीं बनाएंगे ना, वो तो जल जाएगा। तो एक चीज तो हो गई अपीयरेंस की, वो दिखते कैसे हैं। चलिए एक्टिविटी 3 से समझो इस बात को। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। पेपर ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, वुड ले लो, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट ले लो, चौक ले लो। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? ये जो हमने इतनी सारी चीजें ली हैं, इनमें से कोई भी चीज चमकीली है क्या? शाइन कर रही है क्या? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। हमें क्या करना है? इन सारे मटेरियल में से जो भी थोड़ा शाइन कर रहा है उनको अलग कर देना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny material.
पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको एक अलग जगह पे यहाँ रख लेना है। फिर जो बचे कुचे हैं उनको काटना है, ठीक है। अब काटने के बाद आपको देखना है कि जहां से आपने काटा है अब वहां पर कुछ शाइनी दिख रहा है क्या। अगर अब भी वहां पर कोई शाइनी दिख रहा है तो उन बचे कुचे चीजों को भी आपको शाइनी वाले ग्रुप में ऐड कर लेना है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आया ना, लस्टर। इसे लस्टर कहते हैं और इसका मतलब भी शाइनिंग के लिए यूज होता है। जो भी चीज चमकीली भड़कीली सी होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं हम लस्टर। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has a luster. और हम कटने के बजाय क्या कर सकते हैं, एक सैंड पेपर आता है उससे घिस घिस के भी देख सकते हैं। अगर तब भी वो शाइन कर रहा है कोई भी मटेरियल तो हम क्या कह देंगे कि ये लस्टर है, ये शाइनी है। कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे आर लस्टर। देखो हमने जैसे इस रॉड को यहाँ से काटा तो ये जो एरिया है यहाँ पर अगर शाइन कर रही है तो हम क्या कह देंगे कि भाई तो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है। अब जैसे इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट है जो क्लियर कट है कि यहाँ कोई चमकीली चीज नहीं होगी, जैसे कि पेपर नहीं चमकेगा, कार्डबोर्ड, लकड़ी, ये सब नहीं चमकेंगे, चौक नहीं चमकेगी। लेकिन एल्यूमिनियम की जो ये शीट है ये चमकती है। कॉपर वायर भी चमक जाएगा जब आप उसको थोड़ा सा घिस दोगे। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जिन भी मटेरियल के अंदर शाइनिंग होती है, लस्टर होता है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स ही होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। लेकिन जब समय के साथ साथ इन्हें खुला रख दिया जाए तो इनकी जो शाइन है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि या तो ये पानी के संपर्क में आ जाते हैं या फिर एयर की, जिसकी वजह से इनकी जो शाइन है वो चली जाती है। सपोज नहीं, आप देखिए आपकी मम्मी ना वो पहनती है पायल पहनती हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है वो डल हो जाती है, काली पड़ जाती है। लेकिन जब पायल मार्केट से नई आई होती है तब कितनी चमकीली और सुंदर लगती है, क्योंकि जो पायल है ना वो सिल्वर की बनी होती है। और सिल्वर भी क्या है, एक मेटल है जिसके अंदर लस्टर होता है, मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन बहुत टाइम तक जब ये एयर के संपर्क में आता है, अब देखो मम्मी ने पायल पैर में पहनी है तो खुली रखी हुई है, एयर तो उसके कांटेक्ट में आ रही है ना, तो वो कैसा होगा, डल हो जाएगा। और एक और चीज है, जैसे यहाँ पर बात करी गई है इस एरिया में आयरन की। आयरन, लोहे को आप नॉर्मली देखते हैं जब, तो हमें लगता है कि उसमें क्या नहीं है, शाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत टाइम से बाहर रखा हुआ है, तो उस पर एक्शन हो रहा है एयर का। एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसकी जो शाइनिंग है, लस्टर है, वो चला जाता है। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो आप किसी लोहार के पास जाइएगा, आयरन स्मिथ के पास जाइएगा। जब वो किसी आयरन रॉड को, जैसे ये एक आयरन रॉड है और इसको काटेगा, जैसे मान लो यहाँ बीच में से काटा, तो जो उसको जहां से वो काट रहा है, इस एरिया पे से जहां से उसने काटा, तो यहाँ आपको शाइनिंग मिलेगी क्योंकि ये फ्रेशली कट है और ये वाला एरिया अंदर का कभी वाटर या क्या कहते हैं एयर के कांटेक्ट में नहीं आया होता है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया लस्टर के बारे में। अब हम हार्डनेस देखते हैं। हार्डनेस आप समझते हो ना, हार्ड, जैसे कोई चीज कितनी हार्ड है, कितनी कठोर है। तो अब इसको कैसे पता लगाया जाएगा इस प्रॉपर्टी का? When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Compress मतलब दबाना, ठीक है, कोई दब रहा है कि नहीं। जब हम किसी भी चीज को अपने हाथों के बीच में रखते हैं तो कोई चीज दब जाएगी, कोई चीज नहीं दबेगी। जैसे मान लो एक स्टोन है, उसको हाथों के बीच में रखो, क्या वो दबेगा? बिल्कुल नहीं दबेगा। अगर मान लो उसकी जगह आप एक स्पॉन्ज का टुकड़ा है, इसको अपने हाथों के बीच में रखो तो ये दबेगा? हाँ, दब जाएगा। तो अलग अलग प्रकार की चीजें हो गई, कोई दब रही है, कोई नहीं दब रही है, यानी कोई कंप्रेस हो रहा है, कोई कंप्रेस नहीं हो रहा है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। अभी हमें कंप्रेस करने के लिए बताया था। क्या करने के लिए बताया था? ऊपर देखो, कंप्रेस करने के लिए बताया था, यानी दबा के देखने के लिए। अब एक और चीज हमें बोली जा रही है कि स्क्रैच करना है। जैसे कि
हमने क्या ले लिया है, स्क्रैच करने के लिए एक चाबी ली है। जो चाबी का पार्ट होता है नुकीला वाला, उसको हम क्या करेंगे, स्टोन पे लगाएंगे, स्टोन पे इस तरह से करके चला देंगे स्क्रैच डालने के लिए। एल्यूमिनियम पे चला देंगे, वुड पे चला देंगे, कैंडल पे चला देंगे और चौक पे चला देंगे और आयरन नेल पे चला देंगे। आप इसका आंसर अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें स्क्रैच हो जाएंगी और कौन कौन सी चीज़ें स्क्रैच नहीं होंगी। जैसे कैंडल है, कैंडल स्क्रैच हो जाएगी ना, उसमें से गिरने लगेगी कैंडल। चौक भी स्क्रैच हो जाएगी, चौक का चूना नीचे गिर जाएगा पूरा। लेकिन स्टोन स्क्रैच होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी स्क्रैच नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि जो चीज़ें स्क्रैच हो जाएं या फिर दब जाएं, जिन चीज़ों को हम दबा सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं, उनको सॉफ्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा। मतलब वो सारे सॉफ्ट मटेरियल हैं। और जिन चीज़ों को हम स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, उनको हम हार्ड की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो इससे हमने ये जाना कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा मटेरियल हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। तो अपीयरेंस के बेसिस पे ज़्यादातर हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी, लश्चर पढ़ा कि कौन सा मटेरियल शाइन कर रहा है नहीं कर रहा, हार्डनेस देखी कि हार्ड है मटेरियल या सॉफ्ट है, या फिर रफ है कोई मटेरियल या स्मूथ है। जैसे आपने पत्थर देखे हैं, जो टेढ़े मेढ़े से पत्थर होते हैं, जनरली वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं, खुरदुरे से होते हैं। लेकिन एक पत्थर आता है जो गोल गोल सा होता है, वो चिकना चिकना लगता है ना काफ़ी। तो देखो, ये तो चिकना वाला पत्थर कितना स्मूथ है, लेकिन जो पत्थर अलग अलग टाइप के शेप के नीचे गिरे रहते हैं, ये चुभते हैं, ये काफ़ी रफ होते हैं। अब एक नई प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है, ये है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ मतलब पानी में घुल सके वो हो गई हमारी सॉल्यूबल, और जो नहीं घुल पाती है वो हो गई इनसॉल्यूबल। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है तो सॉल्यूबल है। इस तरह से एक्टिविटी 4 में क्या करना है हमें, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। हमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस लेने हैं। क्या क्या लेना है, शुगर, सॉल्ट लेना है, चॉक पाउडर लेना है, सैंड लेना है एंड सॉडस्ट लेना है। टेक 5 ग्लासेस और beakers, fill each one of them about 2/3 with water। हमें क्या लेना है, अलग अलग ग्लासेस लेने हैं, या बीकर ले लो, ये जो बर्तन बना हुआ है ना, ये नीचे इसको बीकर कहते हैं, या आप ग्लास ले लो। अब इन ग्लासों में हमें क्या करना है, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में शुगर डालना है और सिमिलरली दूसरे ग्लास में सॉल्ट डालना है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस। ऐसे ही करके जो पहले हमने चॉक पाउडर और जो भी चीज़ें ली थी ना, सैंपल कलेक्ट किए थे, वो एक एक ग्लास में हमें डाल देने हैं। स्टायर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। स्टायर मतलब ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं ताकि चीनी मिल जाए करते हैं ना, तो उसी प्रकार से हमें स्टायर कर देना है, चला देना है इसको। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ मिनट्स के बाद हम रुकते हैं, तो क्या देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस हैं वो पानी में घुल गए हैं, जबकि कुछ सब्सटेंस नहीं घुले हैं। जैसे यहाँ देखेंगे हम कौन से सब्सटेंस घुले हैं और कौन से सब्सटेंस नहीं घुले हैं। टेबल 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल इन वाटर। तो जो सब्सटेंस घुल गए वो तो सॉल्युबल हो गए, और जो नहीं घुल पाए वो इनसॉल्युबल हो गए। तो देखो सब्सटेंस, यहाँ पर हमने सारे सब्सटेंस लिख लिए जो हमने लिए थे, और डिसअपीयर्स इन वाटर और डज नॉट डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब क्या होता है, पानी में गायब हो जाना, डिसअपीयर इन वाटर। एंड डज नॉट डिसअपीयर मतलब पानी में नहीं डिसअपीयर होना। गायब हो रहा है कोई चीज़ पानी में, इसका मतलब ये है ना कि घुल गया, सॉल्युबल हो गया। ठीक है, अब देखो सॉल्ट है, सॉल्ट तो पूरी तरीके से पानी में चला जाता है, हमें पता है। हम शिकंजी में भी डालते हैं थोड़ा नमक, शिकंजी में चीनी भी तो डालते हैं, चीनी भी घुल जाती है। अब ये बताओ, सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट, क्या ये पानी में पूरी तरीके से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताओ चलो। तो देखिए सैंड जो होती है वो आपको पहले लगेगा कि जैसे घुल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप दोबारा देखेंगे ना, तो वो पानी के अंदर बैठ चुकी होगी। मतलब जैसे एक ग्लास है, इसमें पानी भरा है,
तो यहाँ नीचे नीचे सैंड जम जाएगी, ठीक है, घुलेगी नहीं पूरी तरीके से। सिमिलरली चॉक पाउडर भी जब हम उसको चलाएंगे ना चम्मच से तब तो लगेगा कि घुल रहा है, लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद आके देखेंगे तो जो चूना टाइप का रहता है वो हमें नीचे पानी में जमा मिलेगा। सिमिलरली सॉडस्ट, अब जिसको नहीं पता है वो सुनो, सॉडस्ट होता क्या है। जहाँ पर लोग लकड़ियों का काम करते हैं, जैसे लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, टेबल या चेयर, जो भी काम हो रहा है लकड़ी को काट रहे हैं, तो जब लकड़ी को काटते हैं ना तो बहुत महीन महीन सा क्या उसको बुरादा निकलते हैं, इन हिंदी बुरादा, और आरी की मदद से जब काटते हैं तो जो लकड़ी का पाउडर सा निकलता है, वुड का पाउडर जो निकलता है, उसी को हम सॉ डस्ट कहते हैं। तो जब आप ये बताओ लकड़ी पानी में घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी, तो फिर लकड़ी का ये पाउडर कैसे घुल सकता है? ये भी नहीं घुलता है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. तो हमने क्या देखा कि कुछ सब्सटेंस completely dissolve हो गए थे, जैसे salt and sugar। तो इन सब्सटेंस को हम soluble कहेंगे। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water। और जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुले, नहीं गायब हुए, उनको हम insoluble बोलेंगे। Water plays important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? तो ये बात बोली जा रही है कि जो पानी है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम सभी जानते हैं ना, पानी कितना इम्पोर्टेंट है, पानी से ही सारे काम होते हैं हमारे। अब एक क्वेश्चन जो उन्होंने इन दी एंड पूछा है कि क्या जो लिक्विड्स होते हैं, पानी के अलावा भी तो लिक्विड्स और होते हैं, क्या वो लिक्विड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं? अभी हमने क्या डिसॉल्व करके देखा था पानी के अंदर? सॉलिड चीज़ें, चीनी भी सॉलिड थी, नमक सॉलिड था, चॉक सॉलिड थी। अब हमें डिसॉल्व करना है लिक्विड। पानी एक लिक्विड है और लिक्विड ही डिसॉल्व करना है हमें लिक्विड के अंदर। पानी भी तो एक लिक्विड है ना, तो पानी के अंदर और दूसरे कौन कौन से लिक्विड चले जाएंगे, कौन कौन से डिसॉल्व हो सकते हैं, कौन से नहीं, ये चीज़ अभी हमें समझनी होगी। चलो एक्टिविटी 5 के अंदर हम इस चीज़ को समझ लेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनीगर। विनीगर आप जानते हैं चाउमीन में डाला जाता है, वैसे तो बहुत लोगों को चाउमीन पसंद होगी, चाउमीन में डाला जाता है विनीगर, हिंदी में सिरका कहते हैं। लेमन जूस ले लो, और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, नारियल तेल ले लो, कैरोसिन ले लो भाई, और कोई और तुम्हें लग रहा हो तो अदर लिक्विड ले लो। अदर लिक्विड में क्या लोगे? दूध ले लो, ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर, हमने एक ग्लास ले लिया है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, जैसे देखो आधा हमने यहाँ तक भर लिया है ग्लास को। Add few spoonsful of one liquid to this, stir it well, let it stand for 5 minutes, observe whether the liquid mixes with water। देखो हमें क्या करना है, इन सारे टम्बलर्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, लेमन जूस, विनीगर, कैरोसिन, और जो मिल्क भी हमने एक ले लिया था, इन सारी चीज़ों को ग्लास के अंदर डालना है और फिर चम्मच की मदद से चला लेना है। 5 मिनट बाद हमें ये देखना है कि क्या ये चीज़ें घुलती हैं, क्या ये जो लिक्विड्स हैं पानी के अंदर घुल रहे हैं क्या, ठीक है। अब हम अपने ऑब्जर्वेशंस को 4.4 में लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि कौन से लिक्विड सॉल्यूबल हो गए, मिक्स हो गए, कि कौन से नहीं हुए, ये चीज़ देखेंगे। तो पहला लिक्विड हमारा क्या था? विनीगर, ठीक है, विनीगर। तो विनीगर पूरी तरीके से पानी में घुल गया, तो हम लिख दिया मिक्सेस वेल। विनीगर पूरी तरीके से पानी में क्यों घुल गया? क्योंकि विनीगर अगर आपने देखा हो या जिसके घर में मम्मी चाउमीन बनाती हो, सिरका हो, तो देखना कुछ ऐसे ही लगता है, पानी जैसा होता है बिल्कुल, थोड़ा रंग उसका हल्का अलग होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है। लेमन जूस, लेमन जूस भी पानी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। पता चलता है कि जब हम कुछ लेमन जूस वगैरह वो पीते हैं, शिकंजी या कुछ भी ऐसा पीते हैं, तो हमें पता कहाँ चलता है कि उसमें लेमन अलग से जूस दिखता है क्या उसका? नहीं, क्योंकि पानी में मिक्स हो जाता है। अब अगर तुम मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या कैरोसिन ऑयल डालोगे तो ये पानी में नहीं मिल पाएंगे, ये ऊपर जमा हो जाते हैं, इनकी बूंदें, ड्रॉपलेट्स पानी के अंदर अलग अलग दिखती हैं। इट मीन्स जो ऑयली चीज़ें हैं वो नहीं घुल पा रही हैं पानी के अंदर।
सम लिक्विड मिक्सेस वेल विथ वाटर वाइल, देखो इस ए के अंदर हमें सिर्फ ये ब्लू ब्लू पानी ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी चीजें तो घुल गई हैं पानी में। लेकिन अगर आप बी देखो तो यहाँ एक लेयर आ गई है, क्यों? क्योंकि ये लेयर किस चीज की है? ये लेयर है ऑयल की, क्योंकि ऑयल जो होता है वो पानी में नहीं घुलता, वो अपनी अलग ड्रॉपलेट्स दिखा देता है। करके देखना, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्लास लेना, उसमें 2-3 बूंदे डालना, जो भी तेल आपके घर पे है, चाहे वो हेयर ऑयल ही क्यों ना हो, तो उसकी बूंदें आपको अलग अलग दिखेंगी, वो मिक्स नहीं होंगी। We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. हमने क्या देखा कि कुछ लिक्विड पूरी तरीके से पानी में घुल गए, लेकिन कुछ लिक्विड्स बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए और उन्होंने अपनी एक अलग ही लेयर बना ली। Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. तो ये बूजो क्या बोल रहा है? सजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो कुछ लिक्विड जो थे ना, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये पानी में नहीं मिले थे, लेकिन क्या पानी के अलावा कोई और ऐसी चीज है जिसमें ये मिल सके? पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन पहेली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। पहेली ये जानना चाहती है कि क्या पानी के अंदर गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती हैं। तो चलो पहेली की बात का जवाब देते हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट। तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ गैसेस पानी में नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। एक्चुअली में पानी के अंदर कुछ गैसेस मौजूद ही होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर, ये किन के लिए ज़रूरी होता है? तो ऑक्सीजन ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए, मतलब उन जानवरों के लिए जो पानी के अंदर रहते हैं, वरना वो सांस कैसे लेंगे? जो मछलियाँ वगैरह हैं, इन पेड़ पौधे हैं, ये इसलिए तो जीवित रह पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होता है। अब हम एक और नई प्रॉपर्टी देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। फ्लोट का मतलब होता है ऊपर तैरना एंड सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो हम अभी क्या देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे। एक्टिविटी करेंगे। While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solid separated out from water. जब हम एक्टिविटी 4 कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल थे, जो तेल वाली चीज़ें थी, वो इनसॉल्युबल थी, ठीक है, तो वो पानी से अलग सेपरेट होके ऊपर की तरफ आ गई थी। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, और हमने यही चीज़ एक्टिविटी 5 में भी देखी। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. जैसे मैंने आपको बताया कि जो मटेरियल्स पानी में नहीं घुल पाए वो तैरने लगे पानी के सरफेस पे, मतलब ऊपर की तरफ आ गए। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? और कुछ ऐसे थे ना, जैसे चॉक पाउडर वगैरह, वो नहीं घुले थे तो वो नीचे जाके बैठ गए थे, जमा हुए थे नीचे। We noticed many examples of objects that float in water or sink. और हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं जो पानी के ऊपर कुछ चीज़ें तैर रही थी और कुछ चीज़ें डूब गई थी। क्या क्या तैर रही थी? जैसे कि कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऐसी चीज़ें तो तैर रही थी, पानी के सरफेस के ऊपर आ गई। लेकिन जैसे चॉक पाउडर घुलाया, नीचे जाके बैठ गया तो डूब गया। ऐसे सॉडस्ट मिलाई, नीचे जाके बैठ गई, डूब गई। सैंड भी डूब गई। तो ये सब सिंक हो गई, और जो ऊपर तैर रहा है वो फ्लोट कहेंगे और जो डूब गया वो सिंक कहेंगे। आगे देखिए। Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these?
अब कुछ चीजें हैं उनके बारे में हमें देखना है कि इनमें से क्या चीजें तैरेंगी और क्या चीज नहीं। तो पहला क्या है, एक सूखी हमने पत्ती ले ली है, पत्थर है और ड्रॉप्स ऑफ हनी है। तो ये सारी चीजें हमें डालनी है पानी में। अब इनमें से कौन सी चीज तैरेगी कौन सी नहीं, ये देखेंगे हम। तो देखो, जो ज्यादातर मेटल से बनी चीज है जैसे कि चाबी हो गया और ये कॉइन हो गया, ये सब तो डूब गया है, लेकिन पत्ती और बॉल ये आपकी तैर रही है। Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अब कुछ चीजें हमने तो देख ली कौन सी डूब रही है और कौन सी नहीं। तो ये तो बात पानी की थी ना कि पानी में कोई चीज डूब रही है या मतलब तैर रही है। अब क्या लिक्विड्स में भी ऐसा होता है, दूसरे लिक्विड्स में जैसे कि ऑयल। नाउ नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय द अदर्स। बचपन में हम सब ने छुपन छुपाई वाला खेल तो जरूर खेला होगा। तो हम किन जगहों पे छुपना पसंद करते थे? उन जगहों पे जहां से हमें कोई देख ना सके, पकड़ ना पाए हमें कोई। Why did you choose those places? इसका आंसर आपको मिल गया ना कि हम उन जगहों को क्यों चुनते थे, ताकि कोई हमें पकड़ ना पाए, कोई हमें देख ना पाए। Would you have tried to hide behind the glass window? क्या आपने कभी कोशिश की कि आप कांच की विंडो के पीछे छुपो? मैंने तो नहीं करी, क्योंकि अगर हम करते तो हमारे फ्रेंड्स तो हमें देख लेते हैं ना। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स? तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि क्या हम हर मटेरियल के आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो जिन चीजों के आर पार दिखता है, जैसे कांच की अगर खिड़की, कांच का दरवाजा है तो उसके आर पार हमें दिखता है ना कि अंदर कौन है बाहर कौन है, तो उसी चीज को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, उन सब्सटेंस को जिनके आर पार दिखता है। जैसे देखो ये वाला इसमें क्या हो रहा है, इसने किसी ग्लास के अंदर से देख रहा है बट इसका चेहरा हमें आसानी से दिख रहा है आर पार, तो इसलिए ये जो चीज है ये ट्रांसपेरेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। Glass, water, air and some plastics are example of transparent material. देखो ग्लास के आर पार भी दिखता है, वाटर के आर पार भी हमें दिख जाता है। कई बार साफ पानी अगर होता है तो हमें दिख जाता है कि अंदर मछलियां हैं, साफ पानी होगा तो। अब एयर के भी आर पार हमें दिखता है, तभी तो हम एक दूसरे को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एयर है ना। अगर मान लो यही एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आसपास हमारे एयर है। और कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसी होती है जिनके हम आर पार देख सकते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास। देखो जैसे दुकान वाले क्या करते हैं, इस तरह के डिब्बों में रखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ताकि हमें दिख जाए कि हमारी मनपसंद टॉफी या जो भी चॉकलेट्स है वो किस वाले डिब्बे में रखी है। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके आर पार हमें दिखता नहीं है। दीवार के आर पार हमें नहीं दिखता है सीमेंट की बनी हुई, तभी तो हम ऐसी दीवारों के पीछे जाके छुप जाते थे जब हम छुपन छुपाई खेलते थे, ताकि हमें हमारे दोस्त पकड़ ही ना पाए। ठीक है, यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स के आर पार भी हमें नहीं दिखता है, मतलब लकड़ी के आर पार हमें नहीं दिखता है। और किस किस के आर पार हमें नहीं दिखता है? कार्डबोर्ड, कार्टून या कोई भी मेटल हो, जैसे लोहा हो, सोना हो, अगर इनसे कोई चीज बनी हुई है तो इनके आर पार हमें नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? ओपेक मटेरियल कहलाएंगी। ओपेक, जिसके आर पार नहीं दिखता। जैसे ये वाला देखो, ये इसने जो भी लगा रखा है इसके आर पार हमें नहीं दिख रहा, इसकी दूसरी वाली आंख नहीं दिख रही ना, इधर ही दिख रही, साइड वाली दूसरी नहीं दिख रही, क्योंकि ये ओपेक है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इसके आगे। और ये ट्रांसपेरेंट था, इसलिए इसमें इसका पूरा मुंह दिख रहा था। अब हम तीसरे वाले के बारे में पढ़ेंगे।
Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या सिर्फ दो ही प्रकार के मटेरियल होते हैं, या तो ओपेक जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखता, या फिर जो होता है ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखता है? तो ऐसा नहीं है, बीच का भी एक मटेरियल होता है जिसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे कि ये। अब इसमें देखो कि ये जो उसने लगा रखा है धुंधला धुंधला सा दिख रहा है कि इसका चेहरा है यहाँ पर, तो जिसमें से हल्का हल्का सा आर पार दिखे उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 6 में भी देख लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक पेपर लो और बल्ब के सामने एकदम उसको रखने के बाद उसमें से देखो। अब अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लो। नाउ पुट 2 to 3 drops of some oil and spread it on a sheet of paper। अब क्या करो, अब उस पेपर के ऊपर 2-4 बूंद ले लो, किसकी? तेल की, और अच्छे से फैला लो। Look again towards the light and bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread। अब जिस पोर्शन पे तुमने पेपर के तेल फैलाया है उस जगह से जो तुम्हारा बल्ब जल रहा है वहां उस पेपर को रख के अब देखो। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? अब तुम्हें पता क्या लगेगा कि अब हमें बल्ब और ज्यादा अच्छे से लग रहा है जब से हमने पेपर पे तेल लगाया है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि यहाँ पीछे बल्ब है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नो। सारी चीज तो हमें नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ चीजें तो हमें दिखेगी। तो जब हमें कुछ चीजें दिखती हैं तो हम उन मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था पिक्चर में। Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fat। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब भी हमें ये पता लगाना हो कि खाने के अंदर फैट्स है या नहीं, तब हम क्या करते थे, हम पेपर लेते थे और पेपर पे उस खाने के आइटम को, मान लो समोसा है, रख देते थे, और अगर पेपर पे तेल आ गया तो समझो कि वो क्या है, ऑयली चीज है, करते थे ना। तो दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हो जो ट्रांसलूसेंट हो, जिनमें से धुंधला धुंधला दिखता हो? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो इसलिए हम जो मटेरियल है उसे इस कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो वो मटेरियल जो कि ओपेक होगा, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिख रहा। दूसरा मटेरियल वो होगा जिसके आर पार अच्छे से दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और एक वो जिसके आर पार थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा, मतलब बीच का रहेगा, ट्रांसलूसेंट होगा वो। डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम? कभी ऐसे करके देखना, तो पास करती है ना हमारा हाथ, मतलब पूरी तरीके से पास नहीं करती, बट हमारा हाथ रेड 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 सा हो जाता है, जैसे हमारे हाथ के अंदर आग जल रही है। ये बचपन में आपने किया होगा, मैंने भी किया है। अभी दोबारा करके देखना और फिर बताना ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Paheli suggests covering the glass of a torch with your hand palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know. तो जब हम ऐसे टॉर्च रखेंगे हाथ पे तो हमें ये देखना होगा और देख के बताना होगा कि हमारा हाथ कैसा है, ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है। We learn that material differ in their appearance and the way they mix इन वाटर। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि मटेरियल्स दिखते भी अलग हैं। कोई मटेरियल्स बहुत शाइनी होता है, कोई मटेरियल शाइनी नहीं होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं और कुछ मटेरियल डूब जाते हैं। कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनके आर पार दिखता है, जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ओपेक होते हैं जिनके आर पार नहीं दिखता। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं जिनके आर पर धुंधला दिखता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। और तो और हम एक और तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। तो ये बताओ, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा ग्रुपिंग करने का, ग्रुपिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी जो ये डेली लाइफ है ना, इसमें अगर हम चीज़ों को ग्रुप कर देंगे, अलग अलग सेक्शंस में बांट देंगे तो इजी हो जाता है। जैसे हमारे घर पे भी सेम तरह की चीज़ें सेम जगह पे रहती हैं। जैसे आप अपने घर में एक तरफ पे अपनी बुक्स ही बुक्स रखते हो, ठीक है, तो वहां पर आपका बुक्स का कॉर्नर है, और एक जगह वहां है जहां आपका किचन है, बर्तन रखे हैं, तो आपने ग्रुप किया है ना कि बर्तन आप वहीं रखोगे, किचन के उसी शेल्फ में रखोगे। अब किचन के अंदर चले जाओ तो आपकी मम्मी क्या करते होंगे, जो कांच के बर्तन है उनको एक तरफ अलग साइड में रखा होगा सेफली, और स्टील के बर्तनों को अलग रखा होगा, क्योंकि कांच के बर्तन टूट जाते हैं इजीली, तो उनको और ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ना सिमिलैरिटीज के बेसिस पे भी कर लेते हैं। वहीं अगर हम दुकान में जाएंगे तो दुकान वाला क्या करता है, वो भी इसी प्रकार से ग्रुपिंग करता है कि एक प्रकार के आइटम्स एक तरीके से रखता है। जैसे कि बिस्किट्स हैं, तो बिस्किट्स कितने अलग अलग प्रकार के आते हैं, पार्ले जी आता है ना, और क्रैक जैक आता है, सीएनसी आते हैं, मैरीगोल्ड, इतने सारे बिस्किट्स जो आते हैं, इनको सारे बिस्किट्स को एक लाइन से लगा देता है। बिस्किट बिस्किट एक साइड, नमकीन नमकीन एक साइड, टूथपेस्ट एक साइड, सर्फ एक साइड। अब सर्फ भी इतने सारे, एरियल है, सर्फ एक्सल है, टाइड है, इन सबको एक साइड, है ना। और अगर वो अनाज वगैरह बेच रहा है, ग्रेन्स बेच रहा है, तो दाल, जितनी भी प्रकार की दाल आती है ना, मूंग दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, जो भी दाल है वो सब एक साथ, चने छोले काबुली चने जो भी, वो सब एक साथ। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, अनाज अलग होते हैं, बिस्किट्स अलग होते हैं, तो उनको एक साथ तो रख नहीं सकते हैं, अलग अलग रखते हैं। एक और रीजन होता है, वो क्या रीजन होता है कि जो लोग डिटेल में पढ़ते हैं ना, ये सब केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो जो लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो उनको इजी बनता है ग्रुप करने की वजह से। ग्रुपिंग जब हम कर देते हैं तो इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए भी ग्रुपिंग की जाती है। और इसके बारे में आप जानेंगे हायर क्लासेस में। जब आप और बड़े हो जाओगे थोड़ा, तब आप इस सेक्शन को पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में, तब आपको पता चलेगा। इस चैप्टर में हमने क्या देखा वो तो आप सब जान ही चुके हैं कि किस प्रकार से हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की, और क्यों करते हैं ये भी आप जान चुके हो। और अपने कमेंट्स बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको चैप्टर 4। मिलते हैं चैप्टर 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षीज विद्या साधना।